दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालोन टैप न्यूज चैनल। बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे एक गुजारिश करनी है, निवेदन करना है, अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल आइकॉन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। आप हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर लिखें। हम आपकी प्रतिक्रियाओं को बहुत गंभीरता से पढ़ते हैं और उस पर मनन करके और उसमें जो भी अपेक्षित होता है वो हम करते हैं। अब से कुछ घंटे पहले एक्स पर लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी है कि 3 और विभूतियों को भारत रत्न दिया जा रहा है। इनमें शामिल हैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक रहे MS स्वामीनाथन। इन 3 और लोगों को वो भारत रत्न दिया जाएगा और इसके पहले वो जो है अपनी पार्टी के शीर्ष नेता और प्रधानमंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी को 96 वर्ष की उम्र में भारत रत्न देने की घोषणा कर चुके थे। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के पीछे उनका एक जो है प्रयोजन था। लाल कृष्ण एक जमाने में उनके राजनीतिक अभिभावक थे, राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने कई मौकों पर उनको जो है उन्हें मदद दी और उन्हें राजनीतिक संकट से बचाया। तो लाल कृष्ण आडवाणी के प्रति उन्हें अत्यंत कृतज्ञ होना चाहिए था, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि जिससे जब वो प्रधानमंत्री पद पर आए तो लाल कृष्ण आडवाणी को वो एक अपने मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में देखने लगे, एक खतरे के रूप में देखने लगे। तो जितना भी हो सकता था वो जो है उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की उपेक्षा की। लाल कृष्ण आडवाणी की को राष्ट्रपति तक नहीं बनने दिया, जबकि राष्ट्रपति का पद तो बहुत ही निरापद जैसा पद है। वो प्रधानमंत्री के लिए क्या संकट पैदा हो सकता है, और राष्ट्रपति का पद मिलना तो मतलब कि उसको राजनीतिक का संन्यास में चले जाना, संन्यास की स्थिति में चले जाना। तो फिर वैसे भी वो सक्रिय राजनीति में नहीं रह जाती आडवाणी जी, लेकिन फिर भी वो आडवाणी जी को लेकर इतना सतर्क थे। और इसका पार्टी के भी एक बड़े वर्ग ने बहुत बुरा माना लाल कृष्ण आडवाणी के साथ उनके इस व्यवहार का, उनके इस प्रतिदान का। वो भी एक बहुत बड़ा पार्टी का भी एक वर्ग इसको नहीं पचा पा रहा था, और साथ साथ में जो आम लोग थे उनमें भी उनके इस व्यवहार को लेकर खिन्नता थी, उनके ऊपर कृतज्ञता का कलंक लग रहा था। तो अब जबकि 96 वर्ष की उम्र में हो चुकी, इतनी उम्र हो जाती कि पूरी तरह से शारीरिक रूप से अशक्त हो जाता व्यक्ति, और यही स्थिति लाल कृष्ण आडवाणी जी की है। भले ही ईश्वर उनको एक लंबी उम्र दे, तो अब उन्होंने उसका प्रक्षालन करने का, उस कलंक को धोने का प्रयास करते हुए और उन्होंने जो है उनको भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है। अंतिम समय में इस गौरव को मिलने से लाल कृष्ण आडवाणी जी भी जो है बहुत गदगद हैं, और वो भी सारा मनोमालिन्य लगता है कि उन्हें जो है उनके मन से मिट गया है, और एक बहुत ही शांति का अनुभव वो अपने जीवन के अंतिम समय में कर रहे होंगे। अंतिम समय से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम वो मैं कोई रहा हूँ कि नहीं, उनके जीवन का अवसान का जो है समय आ गया है। मैं तो कामना करता हूँ कि वो अभी और लंबी आयु प्राप्त करें और एक सबसे ज्यादा उम्र तक जीने का एक रिकॉर्ड कायम करें। बहुत दूसरी बात है, लेकिन 96 वर्ष की उम्र में कहा तो यही जाएगा कि वो अपने जो है जीवन के अंतिम दौर में है। तो एक जीवन के अंतिम दौर में शांति, सुकून और एक तृप्ति जैसा अनुभव व्यक्ति को कराया जाए, इससे ज्यादा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। तो पिछले समय में वो कुछ भी करते रहे हों जो है मोदी जी उनके प्रति, लेकिन अब उन्होंने अंतिम समय में उनके साथ ये उपकार करके और
ये जो है अपने सारे कलंकों को धो लिया है। और जो 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 पार्टी की जिस वर्ग में आडवाणी जी की उपेक्षा को लेकर शिकायत का भाव रहता था, उस वर्ग को भी उन्होंने संतुष्ट करने का काम कर लिया है। और आम लोगों में भी जो कि इस आडवाणी जी के प्रति हो रहे विवाद से खिन्न थे, उनमें भी उन्होंने जो है अपनी अपनी स्थिति को सुधार लिया है। इसलिए वो तो राजनीतिक प्रयोजन तो उनका हर काम में रहता है। वो कोई भी काम पूरी तरह से बिना राजनीतिक प्रयोजन के नहीं करते। कोई मतलब कोई वो उस तरीके के सेवा भावी नहीं है कि नहीं, वो कोई जो है सेवा इसलिए करते हैं कि उसके पीछे कि वो निष्काम होकर कोई सेवा करें। उन शख्सियतों में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, ये सब जानते। इसीलिए उन्होंने, जबकि ये मौका चुनावी बेला का माना जा रहा है, तो चुनावी बेला में उन्होंने ये काम किया है जिससे पार्टी भी उनके प्रति एकजुट हो जाए और लोगों में भी उनके जो चरित्र को लेके और जो है जो खिन्नता का भाव है ये लोगों में, वो उनके उस खिन्नता को के भाव को भी दूर किया जा सके। तो अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक लाभ के लिए 3 और विभूतियों को के बारे में को भारत रत्न देने की घोषणा की। भारत रत्न, इन विभूतियों को भारत रत्न देकर, भारत रत्न देने के माध्यम से उन्होंने बड़े राजनीतिक मकसद साधे हैं। इस मामले में मोदी जी की तारीफ करनी पड़ेगी। लाभ के मामले में जो है वो उनके अंदर किसी भी बुद्धिमान व्यापारी से अधिक उनका चातुर्य और दूरदृष्टि है लाभ के मामले में। ये तो है ही। तो उन्होंने ये देखो 3 शख्सियतों को जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा, उनके बारे में देखना वो आप साफ जाहिर हो जाएगा कि क्या इसका भारतीय जनता पार्टी को कुछ ही हफ्तों वाले बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में लाभ मिलेगा। नंबर पहला, चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी की सरकार को असमय समाप्त कराने के लिए इंदिरा गांधी ने मोहरा बनाया था। इंदिरा गांधी ने उन्हें समर्थन देके प्रधानमंत्री बनाने का वायदा किया और इंदिरा गांधी की इन बातों में चौधरी साहब आ गए। उन्होंने जनता पार्टी तोड़ दी और उनके समर्थन से, इंदिरा जी के कांग्रेस के सांसदों के समर्थन से, और राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री बनने का दावा पेश कर दिया। इसके बाद में जब वो सदन में अपना बहुमत साबित करते लोकसभा के अंदर, इसके पहले इंदिरा गांधी ने उनसे अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी। तो इससे बड़ी अटपटी परिस्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन चूंकि चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके थे, तो चाहे सदन में बहुमत साबित हो या न हो, लेकिन वो प्रधानमंत्री थे ही। तो उन्होंने आनंद फानंद उस समय के अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुला के और सीधा संसद भंग करने की पेशकश कर दी। तो अब जो है वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया। और जो कुछ महीने का कार्यवाहक प्रधानमंत्री का उनका कार्यकाल रहा, उसमें उन्होंने किसानों के हित में तमाम घोषणाएं की। और इसके पहले उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में भी बजट पेश किया था। उसमें भी वो भी पहला प्रो किसान बजट था, और जिसको मध्य वर्ग ने, अंग्रेजीदा अखबारों ने और कुलीन वर्ग ने जिसको पसंद नहीं किया था। चौधरी चरण सिंह की उस समय बहुत ही जो है एक छवि बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। लोगों ये प्रचारित किया गया था कि देहाती किस्म का, जिसकी दृष्टि बड़ी संकुचित है, वो एक आदमी प्रधानमंत्री बन गया और उसने अपनी नीतियों के माध्यम से देश को गर्त में धकेलने का प्रयास किया था। खलनायक चौधरी चरण सिंह को अपने प्रधानमंत्री पद के और उसके पहले वित्त मंत्री के रूप में जो उन्होंने बजट पेश किए थे, उसको लेकर उनको जो है एक खलनायक की तरह उनको पेश कर दिया गया था। लेकिन बाद में एक बड़े किसान नेता के रूप में छवि बनी। और चौधरी चरण सिंह जब कांग्रेस से जातिगत मुद्दों को लेकर, पिछड़ों की उपेक्षा के मुद्दे को लेकर अलग हुए थे, और उन्होंने पिछड़ों के लिए अपने राजनीतिक कार्यकाल में पूरी लड़ाई लड़ी। इसीलिए वो इतने बड़े नेता बन पाए और जो है
आज जबकि राहुल गांधी पिछड़ों के सबसे बड़े हितैषी बनकर पिछड़ों की हिमायत में क्रांतिकारी किस्म के अंदाज में वो मतलब बातें कर रहे हैं, जिससे हालांकि कोई मोदी को इसके बावजूद भी कोई बड़ा खतरा नहीं है, और मोदी के पास में तो है कुछ ऐसे इस बात के पर्याप्त अवसर हैं कि वो खुद कांग्रेस को पिछड़ों के मामले में प्रतिरक्षात्मक स्थिति में धकेल दें, और वो ऐसा करते ही हैं। लोकसभा में जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो अपने धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा की, उसमें उन्होंने इस बात को उठाया भी कि कांग्रेस कब से पिछड़ों की हितैषी हो गई, वो तो पिछड़ों की दुश्मन रही है। और बात भी बिल्कुल सही है, कांग्रेस चौधरी चरण सिंह भी इस बात को उठाते रहे थे। समय समय पर नेहरू को बड़ी कटु पत्र लिखे उन्होंने, वो पत्र बाद में प्रकाश में आए, जिसमें उन्होंने बाकायदा उदाहरण दिए थे कि किस ढंग से नेहरू जी पिछड़ों की उपेक्षा करते हैं। और इसके बाद जब वो खुद एक बड़ी तो उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने जो है पिछड़ों को संगठित करके और कांग्रेस को सत्ता के लड़ाई में बैकफुट पर धकेल दिया था, तो कांग्रेस के नेतृत्व को सलाह दी गई थी कि अब पिछड़ों की अंदर एक नई जागृति आई है, उनकी अंदर एक जो है महत्वाकांक्षाएं जागृत हुई हैं। तो अब कांग्रेस को अगर अपना राजनीतिक वजूद बजाय रखना उत्तर प्रदेश में, तो वो किसी पिछड़े को नेता को मुख्यमंत्री बनाने की पहल करे। और इसके लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत होते हुए भी कांग्रेस पार्टी सवर्ण लॉबी के पार्टी के अंदर बहुत प्रभावी होने के कारण ऐसा नहीं कर पाई। इसीलिए 77 में उसे पहली बार केंद्र में सत्ता गंवानी पड़ी, क्योंकि दक्षिण में तो 77 में भी उसे अच्छा खासा समर्थन मिला था, लेकिन वो उत्तर भारत में उसकी शिकस्त हुई थी। और उत्तर भारत में भी जो सत्ता की दौड़ में पिछड़ने की मुख्य वजह बनी थी उत्तर प्रदेश, जिसमें 85 सीटें थी, और 85 सीटों में से 85 की 85 लोकसभा सीट उसने गंवा दी थी। और उसके पीछे वो अचानक ऐसा नहीं हुआ था, लोग कहीं इमरजेंसी के खिलाफ भी का के माहौल की वजह से जो है वो एकदम हो गया, नसबंदी के कारण एकदम हो गया। जो चौधरी चरण सिंह ने पिछड़ों को कांग्रेस के विरोध में ले जाने के लिए जो एक लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ी थी, ये उसका एक प्रताप था कि उनको जो है पिछले वर्ग में पूरी तरीके से जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद हो गया था, और इसलिए कांग्रेस को जो है सत्ता उस समय 77 में गंवानी पड़ी थी। तो जब कांग्रेस 80 में आई, तो फिर कांग्रेस के नेतृत्व को मशवरा दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने 80 से 89 के बीच में जो उत्तर प्रदेश में सत्ता चली, उसमें भी उसने कभी मुख्यमंत्री पिछले वर्ग के नेता को नहीं बना पाया। तो उसमें भी पहले वीपी सिंह बने, फिर जो है वो श्रीपति मिश्र बने, फिर बन गए नरेंद्र दत्त तिवारी। उसके बाद में नरेंद्र दत्त तिवारी हटे तो वीर बहादुर सिंह बन गए, वीर बहादुर सिंह हटे तो फिर जो है वो नरेंद्र दत्त तिवारी बन गए। तो इस तरह से ठाकुर और ब्राह्मण के बीच में ही पूरा मुख्यमंत्री पद सीमित रहा उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि इसमें जोखिम बताया जा चुका था। और उसका नतीजा ये होता कि 1989 में केंद्र में भी अपदस्थ होना पड़ा कांग्रेस को, और तो उत्तर प्रदेश में भी 1989 से अभी तक उसकी सत्ता में वापसी नहीं हो पाई। तो ये जो है कांग्रेस का जो अतीत है, जो पिछड़ों के साथ वो न्याय नहीं कर पाई, तो उसको लेके जो है जब वो हमला करते तो कांग्रेस को स्वाभाविक रूप से डिफेंसिव होना पड़ता मोदी के लिए। और मोदी खुद को भी एक अपने पिछड़े वर्ग से आए हुए नेता के रूप में पेश करते हैं, उसमें कोई मौका नहीं गंवाते। जब 2014 में मणिशंकर अय्यर ने एक अंग्रेजी में उनके लिए कुछ बात कह दी, तो मोदी जी उसको ले उड़े थे। अब जो है मोदी जी ने उस समय ये कहा था कि उनकी जो मणिशंकर ने जो बात कही थी, उसका हिंदी अनुवाद एक ये भी होता था, नीच भी। उन्होंने कहा कि मुझे नीच कहकर कांग्रेस ने इसलिए गाली दी है कि क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से हूं, तो मैं शूद्र में से आता हूं, शूद्र को नीच कहा जाता है। तो इसका इतना असर हुआ कि पिछड़े वर्ग, पिछड़ी जातियां पूरे देश भर में उनके लिए एकजुट हो गई। उसके बाद में उनकी इस पिछड़े पहचान को चुनौती दी गई। जो 2017 का जो विधानसभा चुनाव था, उसमें
अखिलेश यादव ने कहा कि अखिलेश यादव जैसे प्रामाणिक नेता ने कहा कि मोदी जी नकली पिछड़े वर्ग पिछड़े वर्ग के हैं, क्योंकि वो असली पिछड़े वर्ग के नहीं, घाटी पिछड़े वर्ग के नहीं। तो वो जब मुख्यमंत्री थे, ये बात अखिलेश ने पहली बार कही थी कि वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपनी जाति को पिछड़े वर्ग में खुद ही शामिल करा दिया, और इस बात का उस समय कोई खंडन नहीं किया गया था, और इसलिए इस बात को ये मान लिया गया था कि ये बात सही भी है। तो अब जब राहुल गांधी ने एक दिन पहले ये बात कह दी, तो अखिलेश को की बात का तो जवाब देना जरूरी नहीं समझती भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो ऊपर से इग्नोर करने का, राहुल गांधी को चाय जितने का नाटक करे। लेकिन राहुल गांधी अगर कोई बात कह देते तो फिर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो बुरी तरह से विचलित हो जाता। तो जब राहुल गांधी ने ये बात कही कि नहीं, वो मोदी जी ने खुद ही अपने आप को, अपनी जाति को पिछड़े जाति की सूची में शामिल करा लिया था, तो फिर भारतीय जनता पार्टी से स्पष्टीकरण आया कि मोदी जी की गौची जाति को पिछड़े वर्ग में रखने का काम मोदी जी ने खुद नहीं किया, ये तो कांग्रेस ने ही कर दिया था। वो तो इसके लिए तो कांग्रेस जिम्मेदार है, अगर वो पिछले नेता नहीं, अगर उन्होंने पिछला घोषित करा लिया, क्योंकि वो गौची जाति पिछड़े जाति में है, उसकी स्थितियां ऐसी है, इसलिए कांग्रेस ने किया था। तो उसमें उसके आधार पर मोदी जी को नकली पिछड़ा कहने का कोई अर्थ नहीं। तो ये एक बात है। लेकिन एक बात दूसरी है कि अतीत में क्या हुआ, कोई जो पिछड़ी पीढ़ी है वो उसकी दृष्टि क्या रही, उसकी दृष्टि अगर गलत रही, और अगर वर्तमान पीढ़ी कोई उसको सुधारना चाहती है, और कांग्रेस की वर्तमान पीढ़ी जिसमें राहुल गांधी हैं, जिसका प्रतिनिधित्व करते, जिसका नेतृत्व करते, राहुल गांधी अगर ईमानदारी से ये समझते हैं कि सामाजिक न्याय मस्ट है, सामाजिक न्याय की प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए, तो राहुल गांधी को केवल उनकी पार्टी के उनके पूर्वजों ने जो किया उसके आधार पर राहुल गांधी को खारिज करने का कोई औचित्य नहीं बनता। और राहुल गांधी जो ये बातें कह रहे हैं, हालांकि उसका जो अभी जिन 5 राज्यों में चुनाव हुआ, तो जो हिंदी पट्टी के 3 राज्य थे, तो राहुल गांधी की जो पिछड़े वर्ग की हिमायत में जो क्रांतिकारी अंदाज में भाषण, उनका कोई खास असर नहीं हुआ। बहुत पिछड़े उससे प्रभावित नहीं हो पाए, अन्यथा उन हिंदी पट्टी के राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर नहीं रहती। तो उसकी मुख्य वजह यही रही कि पिछड़े वर्ग में वो गर्मजोशी पैदा नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी मोदी जी तो सतर्क रहते। उन्हें एक लग रहा है कि कहीं ये ना हो कि पिछड़ों के किसी अनुपात में ही कांग्रेस के साथ में पिछड़े न चले जाएं, तो वो इस नुकसान को भी नहीं होने देना चाहते। इस नुकसान को भी समय रहते मतलब वो रोकने के लिए वो बहुत सजग है। तो इसीलिए उन्होंने जो चौधरी चरण सिंह को दिया है, चौधरी चरण सिंह किसानों के भी बड़े नेता हैं, तो अभी 3 के कृषि कानून उन्होंने पारित कराए थे और बाद में जिनको उन्होंने वापस ले लिया, उसके कारण जो किसानों में विद्रोह की स्थिति पैदा हुई थी, और अब फिर किसान आंदोलन की भूमिका बना रहे। तो अब वो किसान अपनी किसान विरोधी कहीं से छवि न बन पाए, इसके लिए और पिछड़ों की और अधिक मजबूती के साथ अपने साथ संगठित करने के लिए उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा की मरणोपरांत। ये उसका एक प्रयोजन है। पीवी नरसिंह राव को क्यों की? क्योंकि जो दक्षिण में कांग्रेस समय बहुत मजबूत समझी जाए, और दक्षिण में जो है सेंध नहीं लगा पा रही भारतीय जनता पार्टी। तो मोदी जी को इस बात का एहसास है, तो वो 400 के पार अपनी पार्टी को पहुंचाने के लिए, 400 के पार पार्टी को ले जाने के लिए वो दक्षिणी राज्यों को भी किसी भी तरीके से दक्षिणी राज्यों में भी कुछ सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो अब वो जो आंध्रा के गौरव के रूप में, हालांकि वो बहुत उम्रदराज होने पर प्रधानमंत्री बनने का पीवी नरसिंह राव को मौका मिल पाया था, लेकिन पीवी नरसिंह राव के प्रति उनके अपने राज्य आंध्रा में एक गौरव की भावना पैदा हुई थी, और इसलिए उन्होंने बड़े बहुमत से उस समय जो है वो उपचुनाव जीता था।
लोकसभा का, क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य नहीं थे जब प्रधानमंत्री बने थे, तो वो जो है वो उसका उसकी जानकारी मोदी जी को हो गई है, और वो तो कर ही लेते, वो हर हर इलाके की, हर चुनाव के बारे पर्याप्त अध्ययन करके जानकारी कर लेते, तो वो जानकारी को उन्होंने कर ली थी। तो वो जो है उसकी उस उसकी उसके इसलिए वो मोदी जी को केंद्र बिंदु बना के और उसको जो है वो करने का काम उसको करने का काम कर रहे हैं। तो वो जो है इसलिए वो उन्होंने जो ये दाव खेला है, और वो कांग्रेस के जितने आइकॉन है, नेहरू परिवार, नेहरू गांधी परिवार को छोड़ के जितने भी आइकॉन है, वो सबको हथियाने का अभियान तो उन्होंने पहले दिन से ही चला रखा, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो जो है चाहे अब पीवी नरसिंहा राव हो। तो पीवी नरसिंहा राव का पहले से ही उनकी मदद कर रही है दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जो पुत्री है शर्मिष्ठा मुखर्जी, जिन्होंने अपने किताब के माध्यम से इस बात को प्रचारित किया है कि आखिर तक में उनके पिता सोनिया गांधी को इसलिए माफ नहीं कर पाए थे कि वो जो है वो उन्होंने उनके परामर्श के बावजूद भी नरसिंहा राव का वहां पे अंतिम संस्कार नहीं होने दिया था। तो इस ढंग की बातों को प्रचारित करके, जबकि ये बहुत ही कृतज्ञता की बात है, वरना राष्ट्रपति का पद दिलाने का का पूरा श्रेय तो प्रणब मुखर्जी को, तो राष्ट्रपति पद दिलाने का श्रेय तो सोनिया गांधी को ही था। तो और प्रणब मुखर्जी का कोई बहुत मजबूत जनाधार भी नहीं था, तो अगर उन्होंने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया तो उनके साथ में कौन सी नाइंसाफी कर दी। और वो बहुत ही मौके की घात, वो मौका परस्त नेता के रूप में भी राष्ट्रपति जैसे गरिमा में पद पर जब चूंकि वो पहुंच चुके थे, तो इसलिए, और अब दिवंगत भी हो चुके, तो इसलिए कोई उनके बारे में कोई कटु टिप्पणी पूरी तरह से कहना ठीक नहीं है। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि वो बहुत ही तिकड़मबाज नेताओं में से थे। तो अब ये था कि वो अगर उनको प्रधानमंत्री बनाने की गलती, अगर प्रधानमंत्री बनाने में अगर सोनिया गांधी ने समझा कि उनसे गलती होने जा रही है, तो उन्होंने ठीक ही समझा। वास्तव में कुछ भी हो सकता था, वास्तव में हो सकता कि सोनिया गांधी कोई हाशिए पर फेंक देती। तो अब लेकिन एक मोदी जी का उन्होंने जो मोदी जी जिस बात को चाहते थे कि गांधी नेहरू परिवार वर्सेस और जो है नरसिंहा राव को खड़ा कर सके, तो खड़ा जो है उन्होंने कर दिया। वो इतने मुंहजोर है कि इस बात को छुपा ले जाते कि सरदार पटेल ने सबसे पहले आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। ये जो सांप्रदायिक राजनीति है, इसके नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितने ज्यादा विरोधी थे, और भगत सिंह जिन्होंने तो कभी सांप्रदायिक राजनीति को पसंद नहीं किया है, जो तो मैं नास्तिक क्यों हूँ ये किताब लिखा और ये धार्मिक राजनीति करके, लेकिन वो तो किसी को भी हजम करने को, किसी को भी आत्मसात करने में, खातफत कर जाने में माहिर है। तो इसलिए उन्होंने पीवी नरसिंहा राव को भी पीवी नरसिंहा राव के माध्यम से कांग्रेस के भी एक वर्ग को भी आत्मसात कर लेने का काम किया, और दक्षिण में अपने लिए संभावनाएं तलाशने का काम किया। एमएस श्रीनिवासन को भारत रत्न देने के पीछे भी प्रयोजन स्पष्ट है। एमएस श्रीनिवासन भी जो है, एक तो वो तमिलनाडु के रहने वाले थे, तो तमिलनाडु में किसी एक वर्ग में उनके प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो अपनी सहानुभूति बढ़ाने का काम कर सकते। और दूसरी बात ये है कि इसके माध्यम से उन्हें ये जताने का मौका मिलेगा कि वो तो किसानों के बड़े हिमायती, और उनकी सरकार तो किसान की ही जो है किसान परस्त ही सरकार है। जो उस पर आरोप लग रहा है कि ये कारपोरेट परस्त होने की वजह से और उनकी जो है उनका किसानों के हितों की इसने बड़ी उपेक्षा की है, तो इसको मिटाना चाहते हो। तो किसान सम्मान निधि को साल भर में केवल 6,000 रुपए मिलते हैं, इससे ज्यादा इसको सम्मान निधि इसको कहना, और इससे ज्यादा बड़ा किसानों का कोई मजाक नहीं हो सकता। और इस मदद का भी एहसान मांगना जो उन्होंने उस दिन अनुराग ठाकुर ने, जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं देश के, उन्होंने जो संसद में भाषण में कहा कि
किसानों के कितने बड़े वो हैं, हितैषी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। किसानों का कितना बड़ा उपकार किया सम्मान निधि का, और 6,000 रुपये साल में दे के कोई उपकार साल में दिया, 6,000 रुपया साल में दिया जाना उपकार कहा जाए, ये तो बहुत कैसे इसको माना जा सकता है, कैसे इसे उपकार के रूप में गिना डालते हैं अनुराग ठाकुर, समझ में नहीं आता। बहरहाल एक बार मोदी ने फिर साबित किया है भारत की इनकी घोषणाओं से कि उनके राजनीतिक चातुर्य का, उनकी प्रचुरन मति का कोई मुकाबला नहीं है, और विपक्ष इस मामले में उनकी इस स्मार्टनेस के मुकाबले में बहुत बोधा नजर आता है। अब विपक्ष कैसे इतनी फुर्ती पैदा कर सकता है, इतनी फुर्ती के साथ रणनीति बनाने का काम, रणनीतियों को अंजाम देने का काम पैदा कर सकता है, इसके लिए उसे और ज्यादा श्रम करने की जरूरत है और ज्यादा प्रतिभा दिखाने की जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।